वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्सटाइल टेस्टिंग एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ टेक्सटाइल टेस्टिंग। इस लेक्चर के माध्यम से हम जो टेक्सटाइल टेस्टिंग हमने सब्जेक्ट जो पढ़ा है उस टेक्सटाइल टेस्टिंग में जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो फॉर्म होते हैं उसको आज इस लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको काफी जो है टेक्सटाइल टेस्टिंग सब्जेक्ट को समझने के लिए, उसके रिवीजन के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। व्हाट इज सैंपल? सैंपलिंग से हम शुरू करते हैं। व्हाट इज सैंपल? सैंपलिंग हमारी क्या चीज है और सैंपल क्या चीज है? व्हाट इज सैंपल? सैंपल क्या है? टू रिप्रेजेंट फ्रंट मटेरियल, टू रिप्रेजेंट पॉपुलेशन, टू रिप्रेजेंट क्लस्टर, टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शन। तो सैंपल हम टेक्सटाइल टेस्टिंग में सैंपलिंग करते हैं। सैंपलिंग हमारी इस तरीके से होनी चाहिए जो पूरे बल्क को रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन होगा टू रिप्रेजेंट पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन मींस बल्क, यानी हमारा जो सही ऑप्शन है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ नॉन स्टैटिकल सैंपलिंग। इस दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है एग्जाम्पल है नॉन स्टैटिकल सैंपलिंग के? पहला ऑप्शन है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, दूसरा हमारा ऑप्शन है जजमेंटल सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग एंड हैपेजॉर्ड सैंपलिंग। तो यहाँ पे जो हमारे सही ऑप्शन है, जो नॉन स्टैटिकल सैंपलिंग के जो हमारे सही ऑप्शन है वो है जजमेंटल सैंपलिंग एंड हैपेजॉर्ड सैंपलिंग। ये हमारे जो है स्टैटिकल सैंपलिंग नहीं होते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, द मोस्ट हेट्रोजीनियस स्टैटिकल सैंपलिंग मेथड इज। हेट्रोजीनियस, हमारे सैंपल जो है दो तरीके से हम सैंपलिंग करते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। दो हमारे सैंपल हैं जिसको हम प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हेट्रोजीनियस की बात हो रही है। द मोस्ट हेट्रोजीनियस स्टैटिकल सैंपलिंग मेथड इज रैंडम सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग, जजमेंटल सैंपलिंग एंड सिस्टमेटिक सैंपलिंग। तो हमारी जो हेट्रोजीनियस जो का जो एग्जांपल है वो है क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग हमारी जो है हेट्रोजीनियस सैंपलिंग होगी। Which of the following belongs स्टैटिकल सैंपलिंग? स्टैटिकल सैंपलिंग से किसका संबंध है? हमारा जो ऑप्शन है सिस्टमेटिक सैंपलिंग, जजमेंटल सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग एंड रैंडम सैंपलिंग। यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें हमारी जजमेंटल सैंपलिंग जो है स्टैटिकल सैंपल नहीं होगी और सारे ऑप्शन हमारे जो है स्टैटिकल सैंपलिंग होगी। तो हमारे जो हमारा जो ऑप्शन है वो तीन ऑप्शन सही है, सिस्टमेटिक सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग एंड रैंडम सैंपलिंग। न्यूमेरिकल सैंपलिंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। न्यूमेरिकल सैंपलिंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कैसे हमें न्यूमेरिकल सैंपलिंग कैसे मिलती है? स्लाइबर से, रोविंग, यार्न, कॉटन टफ्ट्स। तो हमारे जो है कॉटन टफ्ट्स को छोड़ करके ऊपर के तीनों ऑप्शन जो है करेक्ट है, स्लाइबर से, रोविंग से और यार्न से। न्यूमेरिकल सैंपलिंग कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्लाइबर, रोविंग, यार्न, कॉटन टफ्ट से नहीं प्राप्त होगी न्यूमेरिकल सैंपलिंग। तो हमारे ऊपर के तीनों ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे जो है हम मल्टीपल जो चॉइस क्वेश्चन है इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है एक या एक से जो है ज्यादा सही है। लेकिन जो हमारा बीटी बोर्ड है, बीटी बोर्ड में जो हमारे क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं समझता हूँ कि शायद एक ही क्वेश्चन आपका, एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन में एक ऑप्शन आपका करेक्ट हो और ऑप्शन हमारे रॉन्ग होगा। यहाँ पे जो हमने जो कलेक्शन लिया है, जो हमने मल्टीपल चॉइस का कलेक्शन है, इसमें हमारे जो है एक क्वेश्चन में एक ऑप्शन से ज्यादा भी सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस में हमें हर तरीके से प्रैक्टिस तैयारी करनी है। लेंथ बायस्ड सैंपल, लेंथ बायस्ड सैंपल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन टफ्ट्स, is obtained from sliver, change the proportion of fiber length in the bulk। और नेक्स्ट ऑप्शन है does not change the proportion of fiber length in the bulk। लेंथ बायस्ड सैंपल, लेंथ बायस्ड सैंपल हमारा जो है यहाँ बायस्ड सैंपलिंग की बात होती है। सैंपलिंग में आप जानते हैं कि सैंपलिंग हमारी दो तरीके की होती है, बायस्ड सैंपलिंग एंड अनबायस्ड, यानी अनबायस्ड सैंपलिंग और बायस्ड सैंपलिंग। तो हम जनरली जो है अनबायस्ड सैंपलिंग को प्रीफर करते हैं जो हमारी रैंडम सैंपलिंग जिसमें आती है, और बायस्ड सैंपलिंग हम जनरली जो है टेक्सटाइल टेस्टिंग जो है में हम बायस्ड सैंपलिंग को प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि इससे हमारे रिजल्ट जो है कहीं न कहीं बायस्ड हो जाते हैं, जो हमारे पूरे बल्क को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं।
हमें जो है, तो यहाँ पे बायस्ड सैंपलिंग की बात हो रही है कि लेंथ बायस्ड सैंपल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन टफ्ट्स is obtained from sliver, change the proportion of fiber length in the bulk. Fourth हमारा ऑप्शन है does not change the proportion of fiber length in the bulk. तो हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए is obtained from the cotton tubs and ऑप्शन सी change the proportion of the fiber length in the bulk. ये हमारे जो है लेंथ बायस्ड सैंपलिंग के ये हमारे एग्जांपल। The statistical technique in which representative from the heterogeneous subgroup within population need to be represented in पहला ऑप्शन है रैंडम सैंपलिंग, दूसरा ऑप्शन है जजमेंटल सैंपलिंग, तीसरा ऑप्शन है हमारा क्लस्टर सैंपलिंग और हमारा जो ऑप्शन डी है हैपेजॉर्ड सैंपलिंग। तो हमारा जो है यहाँ पे जो सही ऑप्शन है क्लस्टर सैंपलिंग। यानी हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन हमारा है स्टैटिस्टिकल टेक्निक इज व्हिच रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द हेट्रोजेनियस सब ग्रुप। यहाँ हेट्रोजेनियस की बात हो रही है, तो हेट्रोजेनियस के केस में हमारी क्लस्टर सैंपलिंग जो है क्लस्टर सैंपलिंग हेट्रोजेनियस को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिफॉर्मिटी रेशियो इज अप्रोक्सीमेटली 1.8 टाइम्स मोर देन यूनिफॉर्मिटी इंडेक्स। यहाँ पे फाइब्रोग्राफ के माध्यम से, जब हम फिब्रोग्राफ के माध्यम से फाइबर लेंथ यूनिफॉर्मिटी रेशियो निकालते हैं, जो हमारा फिब्रोग्राफ जो कर्व फॉर्म होता है वहां से हम ये दोनों जो है डाटा लेते हैं, यूनिफॉर्मिटी रेशियो एंड यूनिफॉर्मिटी इंडेक्स। आगे हम पिक्चर में आपको दिखाएंगे भी। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी रेशियो जो होती है 50% स्पैन लेंथ डिवाइड बाई 2.5% स्पैन लेंथ, और जो हमारी यूनिफॉर्मिटी इंडेक्स होता है मीन लेंथ डिवाइड बाई अपर हाफ मीन लेंथ इंटू 100। ये हमारा जो रेशियो होता है। लेकिन ये जो ऑप्शन जो यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि यूनिफॉर्मिटी रेशियो इज अप्रोक्सीमेटली 1.8 टाइम्स मोर देन यूनिफॉर्मिटी इंडेक्स। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि ये रेशियो इतना इक्वल जो है नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ओवर मैच्योर कॉटन फाइबर आर स्टिफर इन नेचर। स्टेटमेंट हमारा ट्रू है और फॉल्स? तो स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, ओवर मैच्योर कॉटन फाइबर इज स्टिफर। कड़ा हो जाता है फाइबर हमारा अगर ओवर मैच्योरिटी हो जाए फाइबर में, कॉटन फाइबर के प्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिफॉर्मिटी इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ। यूनिफॉर्मिटी इंडेक्स जो है किसका रेशियो है? 50% स्पैन लेंथ डिवाइड बाई 2.5% स्पैन लेंथ, 2.5% स्पैन लेंथ डिवाइड बाई 50% स्पैन लेंथ, मीन लेंथ डिवाइड बाई अपर हाफ मीन लेंथ। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है अपर हाफ मीन लेंथ डिवाइड बाई मीन लेंथ। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट जो ऑप्शन है यूनिफॉर्मिटी इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ मीन लेंथ डिवाइड बाई अपर हाफ मीन लेंथ इंटू 100। ये हमारा जो है रेशियो होता है परसेंटेज में। यहाँ पे हम फाइब्रोग्राफ जो हमने अभी यूनिफॉर्मिटी रेशियो और यूनिफॉर्मिटी इंडेक्स को निकाला, इस फाइब्रोग्राफ से ये दोनों क्वेश्चन जो है फॉर्म होते हैं। ये हमारा जो है यूनिफॉर्मिटी रेशियो जो होता है 50% स्पैन लेंथ डिवाइड बाई 2.5% स्पैन लेंथ। ये हमारा रेशियो यूनिफॉर्मिटी रेशियो का होता है फाइबर लेंथ के केस हम जब मेजर करते हैं तो। और यूनिफॉर्मिटी इंडेक्स जब हमारा होता है तो मीन लेंथ, ये हमारा इस कर्व पे एक्स एक्सिस पे जो है हमारी ये वैल्यू यहाँ तक हमारी मीन लेंथ है और अपर हाफ मीन लेंथ हमारी यहाँ तक है। तो मीन लेंथ डिवाइड बाई अपर हाफ मीन लेंथ इंटू 100, ये हमारा यूनिफॉर्मिटी इंडेक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लॉन्गर फाइबर इन कंपैरेटिव विद शॉर्ट फाइबर विल रिजल्ट। लॉन्गर फाइबर के कंपैरिजन में जो हमारे शॉर्ट फाइबर है वो क्या रिजल्ट देते हैं? हायर स्ट्रेंथ इन यार्न। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है हायर यूनिफॉर्मिटी इन यार्न। नेक्स्ट ऑप्शन लोअर स्ट्रेंथ इन यार्न एंड लोअर यूनिफॉर्मिटी इन यार्न। तो कॉटन फाइबर के केस में लॉन्गर फाइबर इन कंपैरिजन विद शॉर्ट फाइबर, यानी लॉन्गर शॉर्ट स्टेपल फाइबर, हमारे जो स्टेपल फाइबर हैं, स्टेपल फाइबर में अगर स्टेपल फाइबर की फाइबर लेंथ अगर ज्यादा होती है उस केस में हमें जो यार्न में जो है यार्न की स्ट्रेंथ बेहतर होगी और यूनिफॉर्मिटी भी, यार्न यूनिफॉर्मिटी लेवल भी बेहतर होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। यूनिफॉर्मिटी रेशियो इज द रेशियो ऑफ,
अगर हमने ऊपर कर्व जो देखा, कर्व से हमारा जो क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्मिटी रेशियो क्या होती है, 50% स्पैन लेंथ एंड 2.5% स्पैन लेंथ, ये दोनों का रेशियो होता है इनटू 100 डिवाइड, एंड दूसरा ऑप्शन है 2.5% स्पैन लेंथ एंड 50% स्पैन लेंथ, नेक्स्ट ऑप्शन है मीन लेंथ एंड अपर हाफ मीन लेंथ, एंड नेक्स्ट ऑप्शन है अपर हाफ मीन लेंथ एंड मीन लेंथ। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यूनिफॉर्मिटी रेशियो हमारी जो होती है फिब्रोग्राफ से जो आती है 50% स्पैन लेंथ डिवाइड बाय 2.5% स्पैन लेंथ इनटू 100, ये हमारा यूनिफॉर्मिटी रेशियो होती है। द रिलेशन बिटवीन परसेंटेज मॉइस्चर रिगेन एंड परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट यम, यानी मॉइस्चर रिगेन को हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मॉइस्चर कंटेंट को यम से। तो हम मॉइस्चर रिगेन और मॉइस्चर कंटेंट का जो हमारा लेक्चर है उसमें आप इस रेशियो को हमने फाइंड आउट किया, वहां से आप देख सकते हैं। इसमें हमारा जो ऑप्शन है, हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यम इक्वल टू आर अपॉन 1 प्लस आर बाई 100, ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है। इन चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी मेच्योरिटी मॉइस्चर कंटेंट, यानी जो है मॉइस्चर कंटेंट और मॉइस्चर रिगेन में हमारा जो रिलेशन होता है ये रिलेशन होता है। जोनिंग सैम्पलिंग टेक्निक इज यूज फॉर, जोनिंग सैम्पलिंग टेक्निक किसके लिए इस्तेमाल होती है, यार्न सैम्पलिंग, फाइबर सैम्पलिंग, फैब्रिक सैम्पलिंग एंड गारमेंट सैम्पलिंग। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी फाइबर सैम्पलिंग। फाइबर सैम्पलिंग के केस में हम जोनिंग टेक्निक करते हैं, जोनिंग टेक्निक से हम जो है फाइबर सैम्पलिंग को फॉर्म कर, फाइबर का जो हमारा बल्क है, बल्क की टेस्टिंग के लिए हम सैंपल जो प्रिपेयर करते हैं वो जोनिंग टेक्निक के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 स्लाइबर ईच विथ ए सीवी ऑफ 2.8%, यानी 8 स्लाइबर है, 8 स्लाइबर मशीन में, ड्रा फ्रेम मशीन में फीड किए जा रहे हैं, जिसकी हर एक स्लाइबर की जो फीडिंग में स्लाइबर है उसकी सीवी जो है 2.8% है। क्वेश्चन देखें, 8 स्लाइबर ईच विथ ए सीवी ऑफ 2.8% आर फिट टू ए ड्रा फ्रेम, ड्रा फ्रेम में जो फिट होने वाला स्लाइबर है उसकी एक जो 8 स्लाइबर है उसमें हर स्लाइबर एक तरीके का है और उस स्लाइबर की सीवी 2.8% है। इफ द ड्रा फ्रेम एड अ सीवी 1%, व्हाट विल बी द सीवी ऑफ आउटपुट स्लाइबर। तो अगर ड्रा फ्रेम मशीन अगर हमारी 1% सीवी ऐड करती है तो टोटल आउटपुट मटेरियल में हमारी सीवी कितनी होगी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारा कितना होगा। तो हम जो है यहाँ पे हम फार्मूले का जो इस्तेमाल करेंगे, जो सबसे पहले हम फार्मूला लगाएंगे कि सीवी ऑफ डबल स्टैंड, यानी जो मटेरियल हमारा फीड हो रहा है अगर मशीन के द्वारा अगर सीवी ऐड नहीं होती तो उस मटेरियल में सीवी कितना होता, तो सीवी ऑफ डबल स्टैंड इक्वल टू सीवी ऑफ इंडिविजुअल, यानी 2.8% सीवी ऑफ इंडिविजुअल स्लाइबर की हम 2.8% रख देंगे और डिवाइड बाय एन की वैल्यू हमारी 8 है। तो ये सीवी जो है हमारी जो है डिलीवर्ड कैन की होती, लेकिन मशीन के द्वारा सीवी ऐड हो रही है तो हमारा जब आउटपुट जो हमारा स्लाइबर है उसमें अब सीवी का जो वैल्यू हो जाएगी वो ये होगी, सीवी आउटपुट का होल स्क्वायर इक्वल टू सीवी इनपुट मटेरियल जो हमने दिया और उससे जो डिलीवरी हुई, यानी इनपुट मटेरियल का जो है इनपुट जो हमारा हो रहा है, यानी जो यहाँ पे जो इनपुट होने पे जो हमारी डिलीवरी हो रही है उसका होल स्क्वायर प्लस सीवी एडिशन, यानी हमारा जो मटेरियल है मटेरियल में जो मशीन के द्वारा एडिशन होता है उसके द्वारा जो है सीवी का स्क्वायर। तो इस फार्मूले से का इस्तेमाल, यानी ऊपर वाला जो फार्मूला इसका इस्तेमाल करके हम इस कैलकुलेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आती है हमारे ऑप्शन है 3.8%, 1.1%, 1.41, 1.8, करेक्ट हमारा ऑप्शन है 1.41। लो स्ट्रेंथ मैकेनिकल प्रॉपर्टी आर स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद, कह रहे कि लो स्ट्रेंथ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद फैब्रिक थर्मल कंफर्ट, फैब्रिक ड्रेप, फैब्रिक डायमेंशनल स्टेबिलिटी एंड फैब्रिक हैंडल। तो यहाँ पे हमारा जो है फैब्रिक हैंडल से रिलेटेड जो है डायरेक्टली जो है इसका संबंध फैब्रिक हैंडलिंग से है। लो स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टी आर डायरेक्टली रिलेटेड टू फैब्रिक हैंडल, यानी मटेरियल हमारा सॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the outside diameter of cotton fiber change, that is primary wall increase in thickness during maturity। outside diameter of cotton fiber change होता है, that is primary wall is increase in thickness during maturity। ये जो है ये क्या हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ये जो है ऑप्शन जो दिए गए हैं क्या स्टेटमेंट ए ट्रू है या फॉल्स है।
तो ये जो हमारा जो ऊपर जो स्टेटमेंट दिया गया है ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। आउटसाइड डायमीटर ऑफ कॉटन फाइबर चेंज, that is primary wall increase in thickness during maturity, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स। 1 यार्ड इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 1 यार्ड कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो हमारा यार्ड जो है यानी 36 इंच की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारा जो है 91.44 सेमी, हमारे जो 4 ऑप्शन है इसमें हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है 91.44 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ounce इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, 1 ounce कितने ग्राम के बराबर होता है। तो हमारा ये जो ऑप्शन है ए बी सी एंड डी, इसमें हमारा जो डी ऑप्शन है 28.3495, ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है। 1 ounce में 28.3495 ग्राम के बराबर होता है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1 pound इज इक्वल टू हाउ मेनी आउंस, 1 पाउंड कितने आउंस के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन है ए बी सी डी, इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए 15.96, यानी नियर अबाउट हम इसको 16 मान लेते हैं कि 1 पाउंड जो है 16 आउंस के बराबर होगा, यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है 15.96। Which one of the following parameter has no influence on air permeability, यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन which one of the following parameter has no influence on the air permeability, यानी जो नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शन में से किस ऑप्शन का जो है एयर परमेबिलिटी किस कारक की वजह से हमारी एयर परमेबिलिटी इन्फ्लुएंस प्रभावित नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है फैब्रिक कवर फैक्टर, यार्न ट्विस्ट डेंसिटी, फैब्रिक स्टिफनेस एंड फैब्रिक पोरोसिटी। तो ये हमारे ऑप्शन ए बी एंड डी ये ऑप्शन है जो इस एयर परमेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, और फैब्रिक स्टिफनेस का एयर परमेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। द फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड बाय ब्लेंडिंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर आर कॉल्ड, क्या कहते हैं हम, द फाइबर विच आर ऑब्टेन्ड बाय ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग के माध्यम से नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर को जब हम मिक्स करते हैं तो उसको हम उस प्रोसेस को ब्लेंडिंग या मिक्सिंग कहते हैं। तो इसको हम जनरली किस नामों से जानते हैं, ज्वाइंट फाइबर, मिक्स फाइबर, रियल फाइबर, आर्टिफिशियल फाइबर। तो हम इसको मिक्स फाइबर कहते हैं, यानी ब्लेंडिंग से हमें जो फाइबर मिलेंगे उसको हम मिक्स फाइबर कहेंगे। what should be minimum length of fiber for making of a yarn from fiber, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है व्हाट शुड बी मिनिमम लेंथ ऑफ फाइबर फॉर मेकिंग ऑफ यार्न फ्रॉम फाइबर, फाइबर से यार्न बनाने के लिए हमें मिनिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए फाइबर की, स्टेपल फाइबर की, 1 इंच, हाफ इंच, 1 सेंटीमीटर, हाफ सेंटीमीटर। जनरली जो हमारा जो यार्न स्टेपल फाइबर से जो यार्न फॉर्मेशन में जो फाइबर लेंथ जो कंट्रीब्यूट करती हैं, यानी यार्न के स्ट्रेंथ में जिन फाइबर का कंट्रीब्यूशन होता है वो हमारा जो लेंथ होती है हाफ इंच फाइबर लेंथ, नियर अबाउट 12.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज, तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी सही है। व्हाट इज मीन्ड बाय यार्न काउंट, यार्न काउंट से क्या आप जो है समझते हैं क्या मतलब है। पहला ऑप्शन है काउंटिंग ऑफ यार्न, स्ट्रेंथ ऑफ यार्न, डेंसिटी ऑफ यार्न, एंड नेक्स्ट ऑप्शन है थिकनेस ऑफ यार्न, यानी यार्न की फाइननेस, थिकनेस। तो यहाँ जो काउंट है वो यार्न की थिकनेस या फाइननेस को बताता है। तो व्हाट इज मीन्ड बाय यार्न काउंट, हमारा करेक्ट ऑप्शन है थिकनेस ऑफ यार्न। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है इफ द इंग्लिश काउंट ऑफ यार्न इज 10 व्हाट विल बी इट्स मेट्रिक काउंट, हमारे जो ऑप्शन है ए बी सी डी। यहाँ पे हमारा जो इंग्लिश काउंट है वो 10 यानी है, तो हमारा मेट्रिक काउंट कितना होगा। यहाँ पे हमने साइड में कन्वर्जन फार्मूला लिखा है कि NM इक्वल टू NE इंटू 1.693, ये हम जो है इस फार्मूले से जो है वैल्यू को कन्वर्ट कर देंगे, NE की वैल्यू रखेंगे 10, तो हमारा जो करेक्ट जो ऑप्शन आएगा NM में कन्वर्ट होकर के 16.93। तो हमारी जो ऑप्शन है, जो हमारे ऑप्शन है उसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए 16.93। व्हाट इज द रेगुलर अमाउंट ऑफ ट्रेस कंटेंट इन द कॉटन फाइबर,
कॉटन फाइबर में जो है ट्रेस कंटेंट नियर जो है जनरली कितना होता है, ये हमारा जो है ऑप्शन है 1 to 5%, 5 to 10, 1 to 10%, 1 to 15%। तो ये हमारी वाइड रेंज है 1 to 15%। इस रेंज में हमारे कॉटन फाइबर में जो ट्रेस कंटेंट है वो हमारा कवर हो जाता है 1 to 5%। In how many way or type have the thread been classified? In how many way or types have the thread been classified? कितने तरीके से हम धागे को क्लासिफाइड करते हैं? 4, 5, 6, 7, जनरली हम 5, हमारा करेक्ट ऑप्शन है 5। How many yard are considered as hang in cotton yarn? कॉटन सिस्टम में जो हम कॉटन काउंट जो है काउंट कैलकुलेट करते हैं इंग्लिश सिस्टम में, तो उस सिस्टम में इंग्लिश सिस्टम में हमारी हैंग की वैल्यू जो है कितने होती है, एक हैंग कितने के बराबर होता है? हाउ मेनी यार्ड, कितने यार्ड के बराबर होता है हैंग? तो हाउ मेनी यार्ड आर कंसिडर्ड एज हैंग इन कॉटन यार्न? कॉटन यार्न सिस्टम में जो है हैंग की वैल्यू कितनी होती है? 740, 760, 840 एंड 860। तो 1 हैंग इक्वल टू होता है 840 यार्ड, यानी जो हैंग की वैल्यू होगी कॉटन सिस्टम में 840 यार्ड के बराबर होती है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट टेक्स काउंट ऑफ 20 NE? 20 NE टेक्स के में कितने जो है काउंट के बराबर होगा? टेक्स काउंट कितना होगा 20 NE का? तो व्हाट इज इक्विवेलेंट टेक्स, यानी इक्विवेलेंट टेक्स जो है कितना होगा 20 NE का? तो यहाँ पे जो फार्मूला है टेक्स इक्वल टू 590.54 डिवाइड बाई NE। तो हमारा NE दिया हुआ है 20, NE की वैल्यू हम पुट करेंगे तो टैक्स हमारा जो है आ जाएगा कि टैक्स में कितनी वैल्यू होगी। तो हमारे जो ऑप्शन है A, B, C, D, इनमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन A 29.5। तो हम इस तरीके से कन्वर्जन फार्मूले से वैल्यू को कन्वर्ट कर लेते हैं। Why does cotton fiber mixing is done in making in yarn making? Why does cotton mixing, कॉटन की मिक्सिंग हम इस yarn making में क्यों करते हैं, क्या हमारा पर्पज होता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है फॉर मेकिंग हाई क्वालिटी yarn, जो सेकेंड ऑप्शन है फॉर इंक्रीजिंग लस्चर ऑफ yarn, थर्ड ऑप्शन है फॉर कंपैरेटिव कंट्रोल ऑफ yarn प्राइस एंड फोर्थ ऑप्शन फॉर मेकिंग एल्डरेटेड yarn। यानी हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी है फॉर कंपैरेटिव कंट्रोल ऑफ yarn प्राइस, यानी हम मिक्सिंग करके हम यार्न की कास्ट को, यानी मिक्सिंग कास्ट को जो है हम कंट्रोल करते हैं, यार्न की कास्ट को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे कुछ हम कन्वर्जन दे रहे हैं, जो हमने आपने ऊपर देखा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार कन्वर्जन आ रहा है, तो हमने यहाँ पे कुछ कन्वर्जन वैल्यू रखा है। आप बड़े ध्यान से इस कन्वर्जन को देखें और इसको समझें और याद कर लें, अपने माइंड में रखें, जिससे आपको जो है एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा। तो हम पहला जो डेनियर इक्वल टू डेनियर, अगर आपको माइक्रोनियर वैल्यू पता है और आपको डेनियर में कन्वर्ट करना है तो इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइक्रोनियर वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी डेनियर में, यानी 0.354 इक्वल इनटू माइक्रोनियर, ये हमारा डेनियर में कन्वर्ट हो गया। माइक्रोनियर वैल्यू इक्वल टू 2.824 इनटू डेनियर। अगर हमें डेनियर पता है और माइक्रोनियर में कन्वर्ट करना है तो 2.824 से मल्टीप्लाई कर देंगे डेनियर को, माइक्रोनियर वैल्यू हमें मिल जाती है। ग्राम पर मीटर, यानी हमें इंग्लिश काउंट पता है, इंग्लिश काउंट पता है, यह स्लाइबर है, स्लाइबर का हमें जो है काउंट हैंग पता है और उसका हमें ग्राम पर मीटर निकालना है, यानी 1 मीटर का वेट हमें फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी 0.5905 डिवाइड बाई NE से डिवाइड कर देंगे इस कांस्टेंट को, तो हमें ग्राम पर मीटर वैल्यू मिल जाएगी। ग्राम पर यार्ड के लिए हमें 0.54 डिवाइड बाई NE से कर देंगे तो हमें ग्राम पर यार्ड मिल जाएगी। और टेक्स अगर हमें जो है टेक्स फाइंड आउट करना है, डेनियर हमें पता है तो इस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें टेक्स मिल जाएगा। और अगर हमें मेट्रिक काउंट पता है और टेक्स फाइंड आउट करना है 1000 डिवाइड बाई मेट्रिक काउंट NM। और अगर हमें जो है माइक्रोनियर पता है और टेक्स में कन्वर्ट करना है तो माइक्रोनियर वैल्यू डिवाइड बाई 25.4, इससे हमें टेक्स में वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है। हमें जो है NM पता है और इंग्लिश काउंट फाइंड आउट करना है, उस केस में हम वैल्यू NM की वैल्यू पुट करेंगे और डिवाइड बाई 1.69
1.693। टेक्स डेनियर डिवाइड बाय 9, 1000 डिवाइड बाय एनएम। एनएम पता है तो हम टेक्स हमें कैसे मिलेगा 1000 डिवाइड बाय एनएम। यानी अगर हमें इंग्लिश काउंट फाइंड आउट करना है और टेक्स हमें पता है तो 590.54 डिवाइड बाय टेक्स। और अगर हमें डेनियर पता है और इंग्लिश काउंट जो है हमें फाइंड आउट करना है उस केस में 5314.9 डिवाइड बाय डेनियर। और अगर मेट्रिक काउंट हमें पता है तो मेट्रिक काउंट इंटू 0.5905 डेनियर। और डेनियर से टेक्स आपको पता है और डेनियर में कन्वर्ट करना है तो टेक्स इंटू 9 कर देंगे, डेनियर वैल्यू आ जाएगी। और मेट्रिक काउंट पता है तो 9000 डिवाइड बाई मेट्रिक काउंट। एनएम अगर हमें मेट्रिक काउंट फाइंड आउट करना है 1000 डिवाइड बाई टेक्स, 9000 डिवाइड बाई डेनियर। यानी डेनियर पता है तो हम 9000 को डिवाइड कर देंगे डेनियर से, हमें एनएम मिल जाएगा। टेक्स हमें पता है और एनएम एनएम फाइंड आउट करना है तो 1000 डिवाइड बाई टेक्स। और हमें इंग्लिश काउंट पता है, यानी हम इंग्लिश काउंट दिया हुआ है और उसका मेट्रिक काउंट बताना है हमें, तो इंग्लिश काउंट इंटू 1.693 और हमें मेट्रिक काउंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है कन्वर्जन वैल्यू कन्वर्ट करके एक वैल्यू को दूसरे सिस्टम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है इनडायरेक्ट यार्न काउंट में हम वेट यूनिट और लेंथ यूनिट और वेट यूनिट को हम जानेंगे कि हमारे किस सिस्टम में कितनी हमारी वेट यूनिट कितनी होती है और लेंथ यूनिट क्या होती है। तो यहाँ पे काउंट सिस्टम नेम यानी इंग्लिश काउंट यानी कि केस में हमारा जो है यूनिट ऑफ लेंथ यूनिट हमारी क्या होगी 840 यार्ड, जिसको हम एक हैंग कहेंगे। तो एक हैंग इक्वल टू 840 यार्ड होता है, तो 840 यार्ड लेंथ और हमारा वेट होगा 1 पाउंड। मेट्रिक काउंट एनएम 1000 मीटर या 1 किलोमीटर। और जो हमारा यूनिट वेट यूनिट लेंथ होगी, यूनिट जो हमारा मास होगा 1 केजी। वर्सेट काउंट यानी के से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी जो यूनिट लेंथ होगी 560 यार्ड्स और वेट होगा 1 पाउंड। और वुलन काउंट 256 यार्ड और जो वेट होगा यूनिट ऑफ मास होगा जो होगा 1 पाउंड। यहाँ पे डायरेक्ट सिस्टम को हम देखेंगे। डायरेक्ट सिस्टम में हमारा यूनिट मास और यूनिट लेंथ क्या होती है। टेक्स के केस में जो यूनिट लेंथ होगी हमारी 1000 और यूनिट ऑफ मास होगा नंबर ऑफ ग्राम हमारा जो है यूनिट ऑफ मास होगा। डेनियर के केस में 9000 मीटर और नंबर ऑफ मास होगा नंबर ऑफ ग्राम। पाउंड्स पर स्पाइंडल जूट हैम्प के केस में जो है 14,400 यार्ड हमारा लेंथ यूनिट होगी और नंबर ऑफ पाउंड्स। डेसी टेक्स के केस में 10,000 मीटर या 10 किलोमीटर हमारी जो लेंथ होगी, लेंथ यूनिट हमारी 10,000 मीटर एंड वेट हमारा होगा नंबर ऑफ ग्राम। मिली टेक्स के केस में 1000 मीटर और वेट यूनिट होगी नंबर ऑफ मिलीग्राम। किलो टेक्स के केस में लेंथ यूनिट होगी हमारी 1000 मीटर और वेट हमारा जो होगा नंबर ऑफ किलोग्राम। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण जो है पॉइंट को देखा। ये आपको कन्वर्जन वैल्यू काफी हेल्पफुल होगी। ये हमारा जो डायरेक्ट सिस्टम और इनडायरेक्ट सिस्टम का लेंथ और वेट की यूनिट है, ये काफी हेल्पफुल होगी आपको काउंट को फाइंड आउट करने में। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल ये लेक्चर आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। थैंक यू।